जो 3 क्लासेस हैं, मैं प्री स्कूल की बात कर रहा हूँ, LKG UKG नर्सरी, उसमें किताबें हैं क्या आपके यहाँ? अगर बच्चा इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली विद बैग हैप्पी होगा रादर देन कि उसको हम बैगलेस करेंगे। मकसद ही है उन किताबों का यही कि आप क्रिटिकल थिंकिंग ही बच्चे की डेवलप करो। आप उसको ये फील मत कराओ कि वो कुछ पढ़ रहा है। ओरिजिनली आप बच्चों को पढ़ाओ ताकि उनमें वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा डेवलप होगी। चाक एंड टाक में आपका खुशामदीद। हम कश्मीर लाइफ स्टूडियो से आपसे मुखातिब हैं। चाक एंड टाक की जो सीरीज है, इट इज़ डेडिकेटेड टू द स्कूल एजुकेशन इन जम्मू कश्मीर विद फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो अभी तक जो इस सीरीज में आपने कन्वर्सेशंस देखी होंगी वो सब फोकस्ड हैं स्कूल एजुकेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट इसके जो एरियाज हैं, चाहे करिकुलम हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके हवाले से। तो आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे NEP 2020 पर। तो इसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर अल्ताफ साहब को। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में PhD किए हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली स्कूल एजुकेशन में एक मेजर स्कूल में कोऑर्डिनेटर हैं। अल्ताफ साहब, आपका खुशामदीद। थैंक यू सर। थैंक यू। ये जो NEP 2020 है, इट हैज़ बीन अ रिस्पॉन्स टू ग्लोबल शिफ्टिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो जो हमारे यहाँ पहले जाना जाता था कि हमारे यहाँ एक प्री नर्सरी का प्री प्राइमरी का एक स्ट्रक्चर अपरेंटली था ही नहीं, प्राइमरी से शुरू होता था, वो एक अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन होती थी। प्राइमरी से पहले एक अलग दुनिया थी, प्राइमरी अलग दुनिया थी, मिडिल स्कूल अलग दुनिया था, हाई स्कूल अलग दुनिया, और 10+2 अलग दुनिया थी। ये सारी चीज़ें अलग अलग 1.5 इंच की मसाजिद थी जिनमें एक दूसरे का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोऑर्डिनेशन का फुकदान था और एक कंटिन्यूटी मुतासिर होती थी। तो पूरी दुनिया का ये जो एजुकेशन पॉलिसी देखने के बाद अब इनको एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिबिल्ड किए जाने की कोशिशें जारी हैं। जुलाई 2020 में ये पॉलिसी आ गई। इस पॉलिसी में काफ़ी तब्दीलियां हैं, वो हम सुनेंगे, वो हम सुनते आए भी हैं, लेकिन आज हम उनके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से डॉक्टर अल्ताफ साहब से बात करेंगे। डॉक्टर अल्ताफ साहब, आपको क्या लगा कि जब NEP 2020 इम्प्लीमेंट हो गई, तो आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन की कहानी है आपके स्कूल में, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? सर, पहले ही अगर हम देखेंगे बिफोर NEP के थोड़ा बहुत जो हमारा प्री स्कूलिंग स्ट्रक्चर था वो 10+2+3 का स्ट्रक्चर था। 10 years ऑफ स्कूलिंग होती थी, followed by 2 years of higher secondary study and followed by 3 years of undergraduate study. But now it has actually been restructured into 5-3-3-4. अब 5 years of foundational study आपके हैं। 5 years of foundational stage आपको मिल रहा है, जहाँ पे आपको 3 years of प्री स्कूलिंग है एंड 2 years of grade 1 and grade 2 है, followed by प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें आप 3 साल देते हैं, फॉलोड बाय मिडिल स्टेज, उसमें आप 3 साल देते हैं, एंड लास्ट स्टेज पे फिर सेकेंडरी स्टेज में 4 साल आप देते हैं। उसमें आपने इंटीग्रेट किया 9th 10th 11th 12th को। तो जो आप हमने देखने को ये मिला कि प्री स्कूलिंग इसमें ज्यादा फोकस में आ गई, जो कि प्रीवियसली नहीं थी। प्रीवियसली हम देखते थे कि ग्रेड 1 से स्टार्ट हो जाता था बच्चा, उसको प्री स्कूलिंग का कोई आइडिया ही नहीं था। बट नाउ इट हैज़ एक्चुअली बीन इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे आपको प्री स्कूलिंग पे फोकस करना कंपलसरी बन गया। तो पॉलिसी ने उस चीज़ को कंपलसरी बनाया। बाय एक्चुअली मेकिंग स्कूल्स टेक इनिशिएटिव्स ओवर दीज प्री स्कूल्स। आंगनवाड़ीज को इंटीग्रेट किया गया प्री स्कूलिंग के साथ, क्योंकि बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे प्री स्कूल बच्चा नहीं कर पाता है। तो प्री स्कूल के बाद डायरेक्ट एडमिशन उसको मिलता था किसमें, ग्रेड 1 में। बट उसको प्री स्कूलिंग जो मिस होती थी, उसको वो मिस ना हो या वो लर्निंग गैप जो थी उसको वो ब्रिज करने के लिए निपुण भारत का इन्होंने इनिशिएटिव लिया 2021 में। उन्होंने कहा कि ग्रेड 3 तक तो एटलीस्ट बच्चा FLN फाइनेंशियल लिटरेसी और न्यूमरेसी अटेन करना ही करना चाहिए। आपने परख इनिशिएट किया। परख के जरिए आपने कहा कि जो ये बच्चा इस पीरियड में अगर नहीं इसने प्री स्कूलिंग अटेन की, उसको 3 years ऑफ एटलीस्ट 3 months का आप प्ले बेस्ड लर्निंग कराइए जब वो एंटर करेगा, सो दैट कि उसका वो इनिशिएट ही हो जाएगा, उसकी स्कूलिंग जो फॉर्मल स्कूलिंग इनिशिएट हो जाएगी, वो एक सेंस ऑफ जॉय, कंफर्ट एंड क्यूरियोसिटी से हो जाएगी, रेडीनेस से हो जाएगी। तो वो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट इन्होंने बनाया, सो दैट कि क्योंकि बच्चे की तो डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे 85 to 90% ऑफ द ब्रेन डेवलप्स
अप टू एज ऑफ 6। तो अगर ये डेवलपमेंट ही बच्चे की इस एज तक होती है तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का आना, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, बच्चा अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारा व्हाट टू थिंक काइंड ऑफ एन अप्रोच था। Now you started making kids how to answer या to ask questions or how to think। आप how पे जो आपने फोकस किया, बच्चे को ऑब्जर्वेशन स्किल्स लाने की कोशिश कर रहे हो, आपने 21st सेंचुरी स्किल्स देख रहे हो कि व्हाट आर दीज 21st सेंचुरी स्किल्स। अब ये 21st सेंचुरी स्किल्स में यही है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को आप प्रमोट कर रहे हो, आप कोलैबोरेशन और टीम वर्क को प्रमोट कर रहे हो, इनोवेशंस को आप प्रमोट कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को प्रमोट कर रहे हो। आप बच्चे को राइट फ्रॉम द इंसेप्शन कोशिश कर रहे हो कि इनको हम डिजिटल लिटरेसी का भी बताएं, इनको हम फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लिटरेसी की भी एक वो आइडिया दें कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, जो कि एक बच्चा प्रीवियस पॉलिसी में 10th ग्रेड तक भी उसको आइडिया होता नहीं था कि फाइनेंशियल लिटरेसी उसको बोलते हैं। ग्लोबल अवेयरनेस आपने राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड बच्चे को लाई, आपने इमोशनल, आपने सोशल स्किल्स भी डेवलप किए। बच्चे को पता है राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आज के आप काइंडनेस और एम्पैथी में क्या डिफरेंस है, वो आप इनको पहले से ही इनकलकेट करते हो ताकि वो बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट में ही डेवलप हो जाए। उसको एक पर्टिकुलर एकेडमिक हमने कन्फाइन नहीं किया कि आपको एकेडमिकली ही ग्रो होना है, आपको होलिस्टिकली ही ग्रो होना है। आपने फ्लेक्सिबिलिटी बहुत सारी लाई, मल्टी डिसिप्लिनरी आपने बहुत सारी लाई, आपने रिजिडिटी जो सब्जेक्ट डिवीजन रिजिडिटी थी, कंपार्टमेंटलाइजेशन जो थी, रिजिड कंपार्टमेंटलाइजेशन जो थी, आपने उसको कहीं ना कहीं से बहुत डाउन किया। आपने फ्लेक्सिबिलिटी लाई। हिस्ट्री पढ़ने वाला कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानता था। नाउ टाइम हैज कम वेयर it has actually been integrated. A history student can go for the computer science as well as for some other mathematics, applied mathematics आपने humanities में integrate किया, so that कि उसमें holistic growth आए, उसमें वो development आ जाए कि जहाँ पे वो at least at the end of the day अपने लायक और वो problem solving skills उसमें develop हो जाए। देखिए नाज़रीन, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो स्कूल एजुकेशन का सेटअप है ये थोड़ा स्कैटर्ड रहा है, हिस्टोरिकली स्कैटर्ड रहा है। एक तो हमारे यहाँ प्राइमरली जो सरकारी स्कूल हैं, स्टेट एंड स्कूल, बहुत बड़ा चेन है, कोई और सबसे मोस्ट कॉम्पिटेंट टीचर्स यू कैन फाइंड इन हमारे जो सरकारी स्कूल हैं। और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। तो जब एनईपी हो गया तो एनईपी में जो प्री स्कूलिंग का मॉडल फॉर्मल हो गया, ये ऑलरेडी अवेलेबल था जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये सरकारी स्कूलों में नहीं था क्योंकि वहाँ सेटअप नहीं था। प्राइवेट स्कूल नेटवर्क जो है कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-2.5 स्कूल हैं, 12-13 लाख बच्चे हैं, तो उनमें ऑलरेडी ये प्री स्कूलिंग का स्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल था। लेकिन अब ये मामला रहा है कि सरकारी स्कूलों में हम प्री स्कूल कैसे शुरू करेंगे। तो उसमें सरकार ने एक कोशिश की कि उन्होंने इंटीग्रेट एक हिसाब से कर लिया, ये जो हमारे सोशल वेलफेयर के सेंटर्स होते हैं, तो उनमें जो बच्चे जाते हैं, सब जगह नहीं जाते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स, तो उनको प्री स्कूल का दर्जा इन अ वे दे दिया गया। तो वहाँ लेकिन एक कोशिश जारी है कि जो हमारे फॉर्मल पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें एनेक्स किया जाए फॉर्मल प्री स्कूल सिस्टम्स। तो चूंकि ये बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन अल्ताफ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हमें इम्प्लीमेंट किए हुए, जो हमने बच्चे 2020 में प्री नर्सरी में लिए थे, एलकेजी में, तो वो आज तो फर्स्ट में होंगे इंशाल्लाह, या कुछ तो मतलब इस पॉलिसी के आने के बाद आपने कोई तब्दीली देखी बाकी बच्चों में? हाँ, अगर if I talk about from the private schools perspective, yes, there has been a change which is very much evident इस context में कि बच्चे को आज for example प्री स्कूलिंग में आप play based learning कराते हैं, and that is very much acceptable to the common minds कि अगर बच्चे को खेलते खेलते कुछ सिखाएंगे तो बच्चा वो सीख जाएगा, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं कि इंसान एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। वो प्ले बेस्ड लर्निंग जो बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया, उस चीज़ में डेफिनेटली बच्चों में वो चेंज देखने को मिलती है कि बच्चे दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे रीच द प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पे उनको एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाया जाता है, उनमें वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ गए हैं। They are actually after how rather than keeping themselves very much limited to what. But now they are asking questions कि why.
अगर हमें फोटोसिंथेसिस बच्चे को पढ़ाते हैं, हम ये फोटोसिंथेसिस को फोटोसिंथेसिस तक नहीं कन्फाइन करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा फोटोसिंथेसिस से ये बोले कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक बिल्डिंग जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करे, मतलब फ्री एनर्जी प्रोवाइड करे। फोटोसिंथेसिस के क्या यूजेस अदर देन कीपिंग द फोटोसिंथेसिस कंसिडरेशन ऐसे में कि बुक टेक्स्ट बुक में क्या है, उसके बियॉन्ड आप देखोगे फोटोसिंथेसिस के और भी यूजेस क्या हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली उनको प्लांटेशन कराई जाती है, उनको छोटे छोटे पौधे घर में लगवाए जाते हैं ताकि वो उस प्रोसेस को खुद एक्सपीरियंस करे और उनमें वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी डेवलप हो, ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी उनमें आ जाए। और जब बच्चा उस लेवल का एक्चुअल में उस लेवल पे पहुंच जाता है जहां पे उसके वो ऑब्जर्वेशन स्किल्स आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली देन एकेडमिक्स इज जस्ट, वो तो फिर नॉर्मल है, वो तो इंसान ऐसे भी बुक से भी पढ़ सकता है। उसमें वो स्किल्स जब डेवलप हो जाते हैं, क्रिएटिविटी, थिंकिंग स्किल्स, तो डेफिनेटली वो चीज़ दैट्स वेरी मच एविडेंट एंड आई कैन से फ्रॉम आवर स्कूल्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें आज बहुत हद तक हमने इम्प्लीमेंट की हैं एंड वी आर स्टिल इम्प्रोवाइजिंग फॉर दीज स्किल्स। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के फौरन बाद हम डॉक्टर अल्ताफ से अपनी कन्वर्सेशन जारी रखेंगे। तो वक्फे के बाद एक बार फिर खुशामदीद आपका भी और अल्ताफ साहब का भी। अल्ताफ साहब, ये बात सही है कि जब हम थोड़ा इन्वेस्ट और करते हैं, इन्वेस्ट आई मीन बाय वे ऑफ एफर्ट्स, कोशिशें करते हैं, हाँ, तो उससे तो तब्दीली आनी ही आनी है। Definitely. लेकिन ये जो तब्दीली के टूल्स हैं, जो हमारे प्री स्कूल में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टीचर होता है। राइट। तो ये बात सही है कि कुछ कुछ तो हम जानते थे, लेकिन एनईपी एक बहुत फॉर्मल सिस्टम पॉलिसी इंटरवेंशन है। तो इसमें आपको क्या आपके यहाँ वाकई ऐसे टीचर्स हैं, मतलब मैं प्राइवेट सेक्टर जनरल की बात कर रहा हूँ, खैर मैं आपके स्कूल की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो इन चीज़ों से वाकिफ हो कि हमको एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक ह्यूमन माइंड को लेना है, उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ये ट्रेनिंग का सिलसिला क्या रहता है? जब सर क्या है कि परख असेसमेंट और स्कॉफ गाइडलाइंस जो हैं, आज प्राइवेट स्कूल या सीबीएसई स्कूल जो भी हैं, अब इनको ये गाइडलाइंस फॉलो करने बड़ा कंपलसरी हो गया है। जैसे स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन जो है, ऐसे ही अब परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड रिव्यू फॉर नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये आपको करना हैज बिकम कंपलसरी। तो टीचर्स ट्रेनिंग भी इसमें ऑलरेडी है कि ऑब्वियसली टीचर तो सीख के आएगा नहीं कुछ, टीचर को वो साइकोलॉजिकली बच्चे को कैसे आप ट्रीट करोगे, आप बच्चे को कैसे किस तरीके से आप पढ़ाओगे बच्चे को, दैट हैज़ बिकम वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड स्कूल्स कैन नॉट टेक इट लाइटली। अब ये स्कूल्स, हमारे स्कूल में, इफ़ आई टेक द एग्जांपल्स ऑफ आवर ओन स्कूल, नाउ रिसेंटली हमने मोहन प्रदीप इज़ वन ऑफ द फेमस ट्रेनर्स ऑफ एजुकेशन, उनने रिसेंटली वहाँ पे 4 दिन का सेशन किया, 4 दिन कंटिन्यूसली टीचर्स हमारे ट्रेनिंग अंडरगो ट्रेनिंग है, दे वर एक्चुअली बीन सर्टिफाइड आफ्टर दैट, कि उनको सर्टिफिकेशन भी मिल गई उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग की। नाउ कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली। अब जो जिस टीचर को एक सिस्टम में 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, वो तो डेफिनेटली चलो उसको पता होगा टू ए ग्रेटर एक्सटेंट कि मुझे कितना कैसे क्या पढ़ाना है। बट जो नए आ रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है और प्रेफर करते हैं टीचर वहीं पे आना, या टीचर्स प्राइवेट स्कूल पे ही जाना इजी हो जाता है उनके लिए, तो उस हिसाब से लर्निंग स्किल्स टीचर्स में है एंड इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। लाइक अगर टीचर एम्पैथी लेकर बच्चे को पढ़ाएगा तो ये शुगर पन्नस पान से खतर आसान तमिस बेटर उस, क्योंकि कल को उनके भी अपने बच्चे होंगे, टुवर्ड्स वो काइंडनेस उनको भी बच्चों की तरफ आएगी, वो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली अगर टीचर्स को प्रॉपर टीचिंग या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो डेफिनेटली वो एफर्ट्स 100% लगा रहे हैं। एंड प्राइवेट स्कूल में तो ज़्यादा ही है कुछ कि मतलब टीचर्स आर ऑन देयर टोज,
वो बहुत एफर्ट करते हैं इस चीज़ को कि वट एवर गाइडलाइंस दे हैव बीन आस्क्ड टू इम्प्लीमेंट इन द क्लासरूम, दे डू दैट regardless of how tiring the job is, they do it. And बच्चों के साथ बच्चा बनना, it is a big thing. यही ये तो नॉर्मल है, इसी में तो गेम तो यही है, इज अ साइकोलॉजिकल गेम। आपको डांस, एक टीचर जिसको पता ही नहीं है कि मुझे क्लास में क्या करना है, she or he has to sometimes dance in the classroom to get the attention of the kid, to make them feel like कि बस उनको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, उनको खेल ही वैसा ही कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यस, there is a big impact of training which जो टीचर्स अंडरगो जाते हैं, और उसमें डेफिनेटली उनका एक रोल है, और वो सीखते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों के लिए ही, उनमें खुद भी एक विजन आ जाता है उनमें, तो डेफिनेटली उसका डेफिनेटली इम्पैक्ट है। नाज़रीन, जब भी एजुकेशन और एकेडमिक्स की बात की जाती है तब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रोट लर्निंग पे होता है। याद था, उन गोट करूँ याद, बट इसका एक कंट्रीब्यूशन है इंसान की जिंदगी में। कुछ चीजें, न्यूटन का थर्ड लॉ, to every action there is equal and opposite reaction, ये चेंज हम कर ही नहीं सकते, तो इसको आप किसी भी तरह से याद रखोगे तो रोट करना ही पड़ेगा। मैं अपनी ज़ाती मिसाल दे दूंगा। कुछ चीज़ें मेरे बचपन में प्री स्कूल इरा में कुछ चीज़ें गलतियां रह गई मेरे जहन में, वो अभी तक दुरुस्त नहीं हो रही है। सो इसलिए रोट लर्निंग बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन रोट लर्निंग ही नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं अल्ताफ साहब कुछ और पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जब हम पढ़ने की बात करते हैं तब फोकस किताब पर होता है, किताब, बुक, राइट। लेकिन अब एक सिस्टम ऑफ लर्निंग है जिसमें 10वीं तक कोई किताब है ही नहीं, मतलब ऐसा भी एक सिस्टम है ना। तो लेकिन ये जो 3 क्लासेस हैं, मैं प्री स्कूल की बात कर रहा हूँ, LKG, UKG, नर्सरी, उसमें किताबें हैं क्या आपके यहाँ? बिल्कुल नहीं, रेफरेंसेस हैं वहाँ पे, जस्ट उनको भी वो प्ले बेस्ड ही है कि एक टीचर को एक गाइडलाइन मिलती है उनसे कि आप कैसे प्ले बेस्ड लर्निंग को इनकलकेट करेंगे बच्चों के साथ। तो वो एक्चुअली उनका मकसद ही है उन किताबों का यही कि आप क्रिटिकल थिंकिंग ही बच्चे की डेवलप करो। आप उसको ये फील मत कराओ कि वो कुछ पढ़ रहा है, क्योंकि उनने पहले ही कहा NEP ने कि बाय ग्रेड 3 बच्चे को FLN आना चाहिए। तो ये 5 साल का गैप उनने कंप्लीटली वो फ्रीडम दी है बच्चे को कि वो डेवलप हो जाए इन 5 सालों में। हमें उसके एकेडमिक्स के साथ कोई लेना देना है नहीं, ना वो एक्सपेक्ट ही करते हैं कि बच्चा इन 5 सालों में एकेडमिकली कुछ कर सके। तो नॉट नेसेसरी, बट अप टू ग्रेड 3 जो है उन्होंने कहा कि FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बच्चे को अटेन होनी चाहिए। फॉर्मल एजुकेशन में वो डेफिनेटली ग्रेड 1 में आएगा, बट ग्रेड 1 में भी वो आप एक्टिविटी बेस्ड और फन में बेस्ड ही आप उनको वो पढ़ाएंगे। तो ग्रेड 3 तक आप चाहते हो, ग्रेड 3 ऑनवर्ड्स अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे मेथड्स हैं जिनको हम फिर बुक के जरिए बुक को इंट्रोड्यूस करते हैं, बट उसका भी जो तरीका पढ़ाने का है आज का, वो भी एक्टिविटी बेस्ड, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। आपने रीजनल लैंग्वेज को बहुत प्रमोट किया। आप बोलते हो कि इस बच्चे को 5 साल या 8 साल तक या 8th ग्रेड तक आप इसको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाओ। आपको इंग्लिश में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको रीजनल जो इसको समझ आ रहा है आप वैसे ही पढ़ाओ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बच्चे में वो ग्रोथ आ जाए जो इवेंचुअली इसको फिर हेल्प करेगा खुद भी पढ़ने में। तो दैट इज देयर डेफिनेटली, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली हम या ये पॉलिसी भी किसी भी एंड से बुक्स को प्रमोट नहीं करती है। हाँ, गाइडलाइंस आर देयर, क्योंकि कोई भी अपने दिमाग से तो करेगा नहीं। कुछ एक्टिविटी है तो उस एक्टिविटी या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या थीम को आप NEP के जरिए बोल रहे हैं कि आप जैसे पास हेरिटेज एंड कल्चर है, इसको इंटीग्रेट करके एकेडमिक्स के साथ पढ़ाइए। आर्ट, कल्चर, वोकेशनल लर्निंग को भी इंटीग्रेट एकेडमिक्स के साथ करिए। दैट इज ओनली पॉसिबल जब हम उसको अकॉर्डिंगली बुक्स के हिसाब से या वो गाइडलाइंस हैं उसको हम फिर इंट्रोड्यूस या इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में। टीचर्स भी वही रोल प्ले कर रहे हैं। आप राइम्स फॉर एग्जांपल टेलीविजन पे लगा रहे हैं, उस राइम के जरिए आप अल्फाबेट को ऑब्जर्व करा रहे हो बाय गिविंग एप्पल इन द हैंड ऑफ ए किड, कि आप यू हैंड ओवर किड एप्पल टू द किड, देन यू आस्क कि दिस इज एप्पल। वो करके आप प्रैक्टिकल चीजों को करा रहे हो, रादर देन कि आप बच्चे को फोर्स करोगे कि आप ये लिखो या आप ये इस चीज को पढ़ो, आप रिटेन करो। रिटेन कराने की जरूरत नहीं है। आपने क्लासरूम्स को थीमेटिक बना दिया,
आपने क्लासरूम्स को पजल स्पेसेस या लर्निंग स्पेसेस आपने स्कूल रूम में क्रिएट की, आपने वॉल्स को पेंट करके अल्फाबेट्स लिखे, एनिमल्स बनाए, इसलिए ताकि उनके वो जब देखेंगे भी वो उन चीज़ों को, उनमें वो स्किल्स डेवलप नेचुरली हो जाएं, क्योंकि अब वो कॉन्स्टेंटली उस स्कूल का, उस क्लासरूम का पार्ट है। इसके बाद जैसे आप पजल्स आपने रखे हैं, फ्लैश कार्ड्स रखे हैं आपने, बच्चा उठाएगा उसको, वो खुद ब खुद नेचुरली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल्स या वो लर्निंग खुद ब खुद उसमें आ जाएगी, क्योंकि उसका जो ये स्टेज है, ये लर्निंग स्टेज ही है उसका, ये डेवलप इसका ब्रेन हो रहा है। अगर इन चीज़ों के साथ हो रहा है फिर तो कोई परेशानी है नहीं। ये तो स्किल्स, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो क्रिटिकल 21st सेंचुरी स्किल्स हम बोलते हैं, वो तो डेफिनेटली इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर डेफिनेटली आएगी। नाज़रीन, कश्मीर में बिलखुसूस और पूरी वैसे मुल्क में ये बहस हमेशा से चली आ रही है कि हमारे बच्चे की किताबों का वजन कितना होना चाहिए, और एक स्टेज यहाँ भी पहुंचा था कि कोर्ट में भी मसले गए कि मतलब कितना एक बच्चा बोझ उठा सकता है। ये जो हम NEP में जो बेसिक की बात कर रहे हैं, प्री स्कूल की बात कर रहे हैं, वो बच्चा 3 से 6 साल की उम्र के बीच का होता है, क्योंकि 3 साल के नीचे बच्चे लेते नहीं हैं, और 3 साल के ऊपर NEP में हमें बच्चा प्री स्कूल में लाना है। लेकिन ये जो बस्ते का मसला है, स्कूल बैग का मसला है, मैं आपके स्कूल का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप बता दीजिएगा कि ये बस्ता कब से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप बच्चों में, किस क्लास से? नहीं, इट इज देयर, ऐसा नहीं अच्छा, है कि बस्ता है नहीं कि अच्छा, बस्ते के बगैर बच्चे आते हैं स्कूल, ठीक, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर हम देखेंगे तो जो गाइडलाइंस हैं, जो किताबें हैं, लेकिन इतना ही है कि वो बस्ता कैरी करना इज समथिंग, वो एज पर टीचर्स का रोल है कि किस दिन आपको एक किताब छोटी सी लानी है, ठीक, वो किताब बच्चा भी कैरी करता है शौक से कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। देयर आर सो मेनी मतलब इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स अटैच्ड टू द एजुकेशन, जहाँ पे अगर बच्चा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि मैं अब पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली विद बैग हैप्पी होगा, रादर देन कि उसको हम बैगलेस करेंगे। तो वो भी दैट इज देयर, क्योंकि हाँ, बच्चे एक एज में बहुत रिजिड हो जाते हैं कि अशुन गशुन या हमें नहीं पढ़ना है, बट कहीं ना कहीं से जब वो ये एक्सेप्ट करेंगे, उस पीर माहौल को एक्सेप्ट करेंगे कि हमें रोज जाना है, हमें खाना है। आज के कल के टाइम पे प्री स्कूलिंग में आप देखेंगे विंचर्स बच्चे अंदर असने, आप उनको पहले ही लंच ब्रेक करो, ये फ्रूट ब्रेक देते हो, फ्रूट ब्रेक के बाद आपकी लंच ब्रेक होती है, फिर आपको आउटिंग कराते हो, आउटडोर लेते हो आप उनको, आप खेलने के लिए उनको प्ले रूम्स में ले जाते हो। उनका टाइम ऐसे ही निकलता है, कंप्लीटली ऐसे ही निकलता है। हाँ, बैगलेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर आर अवेलेबिलिटीज इन द स्कूल वेयर देयर बुक्स आर केप्ट, दे ओनली कैरी बैग्स जस्ट फॉर द सेक दे आर कमिंग स्कूल्स, बट अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। ये मुझे बता दीजिए अल्ताफ साहब, ये मुझे बता दीजिएगा कि जो NEP है और जो एक्चुअल प्रैक्टिस है, मैं 3 चीजें आपसे पूछूं। एक ये कि A to Z, ABCD है ना, दूसरा है 1 to 100, बिल्कुल, है ना, तीसरा है 2 1s are 2, 2 2s are 4, है ना, पहाड़ी जिसको कहते थे 2 1 2, 2 2 4, है ना, हुआ करता था। तो ये NEP में फ्रॉम प्री स्कूल में किस स्टेज में मुकम्मल होता है? बाय ग्रेड 3, फिर से मैं बोलूंगा, इट शुड कंप्लीट बाय ग्रेड 3। ग्रेड 3 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ग्रेड 3 मींस प्री-स्कूल नहीं, ग्रेड 3 वो 3 मींस, हाँ, मतलब ग्रेड 3 ताम छ वनान निपुण भारत अष्टाइग शो बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी अटेन गसिन, मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी, जो जहाँ पे आप बोल सकते हो कि बच्चे को एक नॉर्मल मैथमेटिक्स आता है, बच्चे को एक नॉर्मल न्यूमरेसी आती है, उसको लिटरेसी आती है, लेकिन जब बात होती है तो ये ग्रेड 1 और 2 का काम है, जहाँ पे इनको ये कंप्लीट किया जाता है। लेकिन जो लाइंस हैं, आप पढ़ाते हो बच्चे को, उनको ग्रिपिंग कराते हो, पेंसिल ग्रिपिंग सिखाते हो, दैट इज राइट फ्रॉम द नर्सरी। बट उसमें पेंसिल ग्रिपिंग की बात करें या किताब छा दुश्मन की राइटिंग, ये तो मुझे लगता है कि तीसरे चौथे साल में भी होता है, मतलब हाँ, बिल्कुल, राइट फ्रॉम द नर्सरी, आई मीन एज। लेकिन ABCD तो मतलब जो अल्फाबेट्स नहीं पढ़ाया जाता है डायरेक्टली। आज अल्फाबेट्स को डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है, ABCD को डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जाता है। आज राइम्स में ही बच्चा याद कर लेता है कि मैं ABCD आसान गुमुत याद बचस। आज आप एक्टिविटी कराते हो बच्चे से, और उन राइम्स आप इतने बच्चों को आज याद हो गए हैं कि उनको ABCD 1 2 3 4, जैसे आप उनको पजल्स देते हो, पजल्स को
आप उनको बिल्ड कराते हो पजल से, या आपको उन फ्लैश कार्ड्स देते हो, उनको वो याद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर साइड को ही आप इवैल्यू नहीं करते हो, आप बच्चे की ओवरऑल प्रोग्रेस देखते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से प्रोग्रेस देखते हो। कि बच्चा अगर एकेडमिक्स, अगर न्यूमरेसी में बच्चा अच्छा है तो कहाँ पे इस बच्चे को और फोकस करने की ज़रूरत है, आप इवैल्यू करते हो। कंटिन्यूसली आपके एनेक्डोटल्स स्कूल में बनते हैं, उन एनेक्डोटल्स पे आपके पैरामीटर्स देखे हैं कि बच्चा इमोशनली कहाँ पे है, बच्चे की पार्टिसिपेशन कहाँ पे है, क्या बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट है एक्टिविटीज़ में कि ये काइंड ऑफ शाई है। अगर ये शाई है तो इसको हमें और फोकस करने की ज़रूरत है। अब वी हैव गैप ऑफ 3 और 4 मंथ्स, हम इसको और इन्वॉल्वमेंट कराएंगे एक्टिविटीज़ में। ऐसे आप देखते हैं कि लिटरेसी में बच्चा क्या है, आप रीजनल लैंग्वेज हिंदी में बच्चा क्या है, या उसको इंग्लिश में बच्चा कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स आप असेस करते हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 मंथ का क्वार्टर आप रखते हो, एक एक क्वार्टर के बाद आप पीटीएम्स करते हो, पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हो, देन यू मेक पेरेंट्स ऑल्सो अवेयर कि दिस इज द पॉइंट या दिस इज द पैरामीटर जहाँ पे आपके बच्चे को हमें आपकी भी सपोर्ट की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं से दैट कम्स अलोंग, जब आप पढ़ते हो एक क्लासरूम में, एक माहौल में आप जब पढ़ते हो, तो एबीसीडी का कोई रोल है नहीं कि वो फिर बच्चा सीख नहीं जाएगा, वो तो डेफिनेटली सीखेगा। हाँ, 1 2 3 4 दैट कम्स अलोंग विद द एज, क्या आप सीखोगे। अब 10 तक आपने नर्सरी तक रखा है, फॉर एग्जांपल एक वर्ड का आपने रखा है नर्सरी में, फिर उसके बाद आप 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो ग्रेड या KG2 में, या ऐसे ही KG1 में, KG2 में आप स्लोली इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो पब्लिकेशन जो भी है वो भी कहीं ना कहीं से इंटीग्रेट ऐसे ही करके है कि बच्चे को किस एज में कितना देना है, कितना ये ले सकता है उम्र के हिसाब से, उससे ज्यादा तो है नहीं कुछ। हाँ, उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें, that is actually the job of schools, that's actually the job of तो teachers। इस NEP में जो बच्चा है वो लैंग्वेज रेडी कब होता है? जब वो कोई जबान मतलब हम तो जबानदान की बात नहीं करेंगे, जब वो बेसिक बातें सुने, जवाब दे, वो NEP में किस क्लास तक होता है? NEP कंप्लीटली हमें एनकरेज करता है आप रीजनल लैंग्वेज को 5th तक तो बोलता है, यू कैन गो अप टू ग्रेड 8th एज वेल। रीजनली आप बच्चों को पढ़ाओ ताकि उनमें वो अंडरस्टैंडिंग लेवल ज्यादा डेवलप होगी कंपेयर टू आप किसी भी कंपल करेंगे बच्चों को इंग्लिश बोलने के लिए। बट दैट डिपेंड्स ऑन द माहौल। अब स्कूल का माहौल है, अब बच्चे को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो इंग्लिश ही सीख जाएगा, हिंदी पढ़ाएंगे तो हिंदी ही सीख जाएगा, क्योंकि उसके लर्निंग एज है, वो अकॉर्डिंगली सीख जाएगा। लेकिन जो ये बच्चा जिस एज में एक्चुअली इसको ये आ जाते हैं ये स्किल्स कि जहाँ पे वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है, वो समवेयर ग्रेड, ये प्रिपरेटरी, एक तो फाउंडेशनल स्टेज के बाद जो ये प्रिपरेटरी स्टेज है इसका, इस 2 में वो स्किल्स इसके डेवलप हो जाते हैं, जहाँ पे वो ये क्लेम कर सकता है कि मुझे FLN की लिटरेसी हासिल हो गई, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मैंने अटेन की। वहाँ पे बच्चे में वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है कि वो क्वेश्चन कर सकता है, वो अच्छे से बात कर सकता है, वो पूछ सकता है मैम को कि मुझे ये पूछना है या मुझे इसमें डाउट है, वो डेफिनेटली वो कर सकता है बाय द ग्रेड 3। आपने भी कई बार इसका तस्करा किया कि हम 21वीं सदी की स्किल्स की बात कर रहे हैं। 21वीं सदी के स्किल्स डिपेंडेंट है 21वीं सदी के टूल्स के साथ, वो दे आर लिंक्ड, है ना। आपका जो जितना छोटा क्लासरूम हो छोटे बच्चों के लिए उतना सोफिस्टिकेटेड होगा, इतना क्लीन होगा, इतना टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगा, आपके यहाँ टीवी होंगे, स्मार्ट बोर्ड्स होंगे वगैरह। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन आ गया 21वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के बाद, तो आप एक तरफ से हम ये देख रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी का क्या पूरा यूज करेंगे बच्चे को समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उसको इल्म की तरफ रागिब करने के लिए, और दूसरी तरफ से हमारा टेंशन ये रहता है कि हाय बच्चा तो फोन पे अटक गया, अब उसकी गर्दन का क्या होगा, इसके विजन का क्या होगा, ये पेल हो गया है, सिर्फ फोन के बगैर खाना नहीं खाता। आप समझ गए? तो ये जो फाइन बैलेंस है ये 2 चीजों में, NEP अपनी जगह। हाँ, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा। अगर हम देखेंगे टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, इफ वी सी कि पेरेंटल रूल इसमें इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, एंड वी कैन नॉट से कि दैट एवरीथिंग विल बी डन इन द स्कूल्स। स्कूल में आप एक दायरे में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप बच्चे को भेजते हैं, आफ्टर दैट इट इज पेरेंटल रूल दैट दे आर सपोज टू लुक आफ्टर देयर किड्स, कि टू व्हाट एक्सटेंट दे विल बी अलाउड टू यूज द मोबाइल फोन्स। अब
पेरेंट ही अपने कंफर्ट के लिए बच्चे को विल हैंड ओवर द मोबाइल फोन, देन ऑब्वियसली द किड विल गेट एडिक्टेड विद यूजिंग द फोन, और आज वो कुछ खाता है, ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जहाँ पे बच्चा कुछ खाता ही नहीं है विदाउट हैविंग फोन इन हिज हैंड। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से हमें एज ए सोसाइटी अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए पेरेंटिंग। अगर हम देखेंगे कि हमें किस हद तक, किस लिमिट तक इन चीज़ों को लिमिट करना चाहिए, पहले तो देना ही नहीं चाहिए। इस चीज़ के बगैर भी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे पले हैं, बट अगर हम दे रहे हैं तो हमें एक लिमिट करना चाहिए हमें उस चीज़ को कि क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को अलाउ करेंगे देखने को बच्चे को। क्योंकि ठीक है हम दे रहे हैं तो हमें दिखाना क्या है बच्चे को, वी नीड टू कंट्रोल दैट, बट आप वो रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट कीप आई 24/7 ऑन द किड कि वो क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो ही विल कीप स्क्रोलिंग, वहाँ पे क्या आएगा, क्या देखने को मिलेगा, अकॉर्डिंगली उनका माइंड ही वैसा ही डेवलप हो जाएगा। तो बेटर है इस चीज़ को ना ही दें, आप एफर्ट लगाइए, खुद बच्चे के साथ बैठिए, आप उनको आउटिंग कराइए, रादर देन कि आप उनको हैंड ओवर फोन करेंगे। आप उनको बाहर ले जाइए, उनको घुमाइए, उनको खुद ऑब्जर्व कराइए, पार्क अवेलेबल है, आप जाइए, उनको आउटिंग कराइए, रादर देन कि आप इजी वे फाउंड कर रहे हो अपने लिए। आप ये सोच रहे हो कि हमारे लिए इजी है, हम 2 काम करेंगे, हम 4 काम करेंगे इस टाइम पीरियड में। तो बेटर है कि आप इस चीज को खुद इनिशिएटिव लीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग रन में एक प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली तो है। इसके प्रोज उतने नहीं है जितने इसके कॉन्स हैं। इफ यू हैंड ओवर फोन टू द किड, तो डेफिनेटली पेरेंट को ही ये चीज समझ लेना चाहिए। ये मसला जरूर रहेगा कि बेसिकली ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के बाद की दुनिया है, ये दुनिया शायद अल्ताफ साहब की दुनिया हो सकती है, मेरी कुछ थोड़ी सी हो सकती है, लेकिन it completely belongs to the generation that is currently in schools, because they will be using the technology, availing it, and मतलब डीप मशीन लर्निंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कंप्यूटर से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम, नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स तक, ये तो इन्हीं के लिए बना है। तो ये अडेप्ट हो जाएंगे। इस पर तो बड़ी बहस चल रही है आलिमों में कि क्या हम वाकई इसको एक डिविएशन समझेंगे, एक तब्दीली समझेंगे, एक शिफ्ट समझेंगे जो इनह्यूमन है, या हम इसको समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी इसी जनरेशन की है और ये अडेप्ट हो जाएगी एंड दे कंसिडर इट पार्ट ऑफ एन एवोल्यूशन प्रोसेस। लेकिन ये बहस अपनी जगह, ये बहस जारी रहेगी कि इससे इंसान में क्या तब्दीलियां आने वाले दिनों में होंगी, क्या वो वाकई अपने जहन से सोचेगा या ना सोचेगा, वो बहस जारी रहेगी। और जब भी उसमें कुछ मिले जो हमें आपसे शेयर करना पड़े तो वो हम कोई बहाना ढूंढ के ही वो शेयर कर लेंगे। लेकिन इस कन्वर्सेशन के आखिर में मेरे मुख्तसर से 2 सवाल रहते हैं। एक ये कि हमारे यहाँ स्कूलों में, हमारे कॉलेजेस की हालत देखें तो मैथमेटिक्स बहुत अनपॉपुलर है। ये अनपॉपुलर इसलिए है कि स्कूल इसमें मेहनत नहीं करते। स्कूल इसलिए मेहनत नहीं करते कि शायद उनके प्री स्कूलिंग में कहीं गड़बड़ है। तो क्या मैथमेटिक्स को पॉपुलर करने की कोई गुंजाइश है या कोशिश हो रही है, या वी आर स्टिल एट 2 1 are 2? इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर की मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, और ओवरऑल हम देखेंगे जो ये एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच था अप टू 2029 तक, चलो 2020 से तो ये चेंज हो गया, ये एग्जाम सेंट्रिक ही था। एग्जाम सेंट्रिक ने एक काइंड ऑफ एन अप्रोच बनाया था जो वन साइज फिट्स फॉर ऑल। हाँ, रिटेंशन पावर देखते हैं। यूर टेक्स्ट बुक्स, आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो थी वो कंप्लीटली रिलाई करती थी टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स पे। तो उस चीज ने ना रोट मेमोराइजेशन को डेफिनेटली बहुत हद तक डोमिनेट किया था इस रोट मेमोराइजेशन। बट आज आप क्या देख रहे हो, आप इंटरडिसिप्लिनरी देख रहे हो, आप सब्जेक्ट्स को इंटरलिंक करा रहे हो एक दूसरे के साथ, आप इंटरेस्टिंग क्लासरूम बना रहे हो बिकॉज यू आर रिलेटिंग मैथमेटिक्स विद अदर सब्जेक्ट्स, यू आर मेकिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी को प्रमोट कर रहे हो। आप एक ही सब्जेक्ट को, या हम नॉन मेडिकल देखते थे प्रीवियसली कि नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, आज आपने स्कोप वाइड रखा है उनको कि वो मैथमेटिक्स के साथ ह्यूमैनिटीज भी पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की ही प्रॉब्लम थी, ओवरऑल अगर हम देखेंगे हर एक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम थी, क्योंकि बच्चों में वो ऑब्जर्वेशन, वो स्किल्स, क्रिएटिविटी डेवलप ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वो इसी चीज का एग्जाम
क्वालिफाई करना है, हमें एग्जाम देना है, रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, मार्क्स फेच करने हैं। आपने उस सिस्टम को ही कंप्लीटली खत्म कर दिया, आपने मार्क्स रखा ही नहीं। आपने कहा कि सीबीएसई जैसे 10th में बोल रही है कि अगर आप फेच नहीं पहली बार मार्क्स कर रहे हो, वी विल मेक डबल एग्जाम्स, 2 बार एग्जाम दे दो, कोई बात नहीं, मार्क्स की वजह से आप परेशान मत हो जाओ। बट हमारे कल्चर में, हमारी पेरेंटिंग में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से उसी पॉलिसी से पढ़े लिखे हैं, we have carried that kind of those parameters will remain with us। तो हम बच्चे को अभी देख ही नहीं पाते हैं कि बच्चा हमारा शायद ओवरऑल डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में कुछ ग्रो हो गया। नहीं, हम अभी भी बोल रहे हैं आपके मार्क्स अभी कम आ गए, आपके 400 फॉर एग्जाम्पल 90% मार्क्स आपने फेच नहीं किए, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, हम अभी भी बोलते हैं कि आपने साइंस में तो कुछ किया ही नहीं है, आपने लिटरेसी में तो कुछ किया ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं से वो बैगेज ना बच्चे अभी भी कैरी कर रहे हैं, क्योंकि दैट बैगेज कम्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। क्योंकि अब ये फैमिलीज में इसलिए आ रहा है क्योंकि दोज पेरेंट्स जो हैं they are unable to understand कि ये शिफ्ट कहाँ से कहाँ हो रहा है। वो अपने ही सिस्टम को, जिस कल्चर से, जिस सिस्टम से या जिस पॉलिसी में उन्होंने खुद पढ़ा था, डेफिनेटली दोज पॉलिसीज हेल्प टू मेक एजुकेशन एक्सेसिबल टू लार्ज पीपल, बट somehow it did not do enough to make learning creative or relevant for the 21st century। तभी तो चेंज आनी है। आपने अगर हम देखेंगे, नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके ड्रॉप आउट रेट्स जो थे वो बढ़ रहे थे। आपके जो फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे पुअर लर्निंग आउटकम्स थी, इतनी पुअर लर्निंग आउटकम्स थी कि ASER की एक रिपोर्ट है, वो बोल रहे हैं वहां पे कि 50% ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स वर अनेबल टू रीड ग्रेड 2 टेक्स्ट बुक्स। अब आप 5वीं जमात का बच्चा ग्रेड 2 का टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहा है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? हाँ, वो पढ़ रहा है, मार्क्स ला रहा है, उसने 400 में से 400 मार्क्स लाए, ठीक, बट लेकिन उसकी ओवरऑल ग्रोथ क्या हो रही है? उसकी डेवलपमेंट तो है ही नहीं कहीं पे कुछ। अगर वो डेवलपमेंट ही नहीं है तो आप भी इन पैरामीटर्स को, इन पॉलिसीज को लेके चलिए, आप इन पॉलिसीज को अंडरस्टैंड करके चलिए कि अगर इनिशिएटिव स्कूल में कुछ हो रहा है, 100% इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। इट हैज जस्ट बीन इम्प्लीमेंटेड। 2 साल का कोविड भी था, उसके बाद भी उसमें स्कूलिंग बंद हो गई। अगर अभी इम्प्लीमेंटेशन में है तो उसमें हमारा पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दीज पैरामीटर्स भी चेंज होना चाहिए एज अ पेरेंट। हम बच्चे को रादर देन है, देयर आर पेरेंट्स डेफिनेटली हु आर वेल एजुकेटेड जो एक्चुअली में इस चीज़ को एनकरेज करते हैं, एंडोर्स करते हैं कि मुझे बच्चे की एकेडमिक्स के साथ कुछ है नहीं, आप इनको ओवरऑल ग्रोथ की तरफ ले जाइए, ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ले जाइए। तो दैट इज दोज पेरेंट्स आर डेफिनेटली देयर हु आर एक्चुअली प्रमोटिंग दैट काइंड ऑफ गाइडलाइंस, दैट काइंड ऑफ जो इनिशिएटिव स्कूल लेते हैं। बट वो अगर हम ओवरऑल ही देखेंगे तो वो तो है, हम तो जहाँ पे हमें खुद बदलने की जरूरत। तो इस कन्वर्सेशन के आखिर में आपसे एक बात पूछूंगा, हर सोसाइटी का एक वैल्यू सिस्टम होता है, राइट, एक मोर सिस्टम होता है। तो क्या NEP में किस स्टेज पे आप बच्चे को फॉर इंस्टेंस ये सिखाते हैं कि चोरी ठीक नहीं है, फॉर इंस्टेंस, या ये अगर आपसे बड़ा है तो ये आपको मार के अपना बड़ापन नहीं मनवाएगा आपसे, आप उसको एक इज्जत दे दो, एक रेस्पेक्ट दे दो, क्या ऐसा कुछ है? सो सर, दीज जो ये टर्म्स हैं या दीज, हम ये काइंडनेस और एम्पैथी की बात मैंने पहले की थी, काइंडनेस, एम्पैथी, ये बच्चे को राइट फ्रॉम इन प्री स्कूलिंग के 3 सालों में इन बच्चे को समझाया जाता है कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच। जो बच्चे को 10th ग्रेड में भी नहीं पता था गुड टच और बैड टच किसको है, ये गुड टच और बैड टच पे एक्टिविटीज होती हैं स्कूल्स में। आजकल बच्चे को ये अंडरस्टैंड कराया जाता है कि एक ऊंची आवाज में बात करना और गुस्से में बात करने में क्या फर्क है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। मतलब वो चीज एक्टिविटी बेस्ड बच्चों को समझाई जाती है। गुड टच, बैड टच, आपको काइंडनेस दिखाई जाती है, आपको रेजिलियंस दिखाई जाती है, पेशेंस, एंगर कंट्रोल आपको बच्चे को दिखाया जाता है कि अगर आपको कोई देगा नहीं कुछ, आप पेरेंट्स से कुछ मांगोगे, आप नहीं मिल रहा है तो एक्सेप्टेंस आपको दिखाई जाती है। That is right much there, right from the preschooling, क्योंकि that is the best age where you can actually make an impact in the child's brain. Exactly. खैर नाज़रीन, ये रही हमारी मुख्तसर सी बातचीत अल्ताफ साहब के साथ NEP 2020 के हवाले से। ये जैसे कि मैं पहले ही I told at the outset कि जो NEP 2020 है एक्चुअली काफ़ी
तलाश और काफ़ी इंतज़ार के बाद जो बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं इंसान की डेवलपमेंट में एजुकेशन के हवाले से, उनका कापी है ये। और ये कापी, इसमें बजा तौर पर बहुत सारे लोग इस बात पर परेशान होंगे कि 3 साल की उम्र में हम बच्चे को लिटरली बैनिश करते हैं अपनी माँ की कोख से, अपने माहौल से, और उसको स्कूल में भेजते हैं। लेकिन ये 3 साल जो है उसको एक इनफॉर्मल सिस्टम में एक फॉर्मल जिंदगी की तरफ ले जाते हैं। इसके अपने लवाजमात हैं, इसमें कुछ खामियां भी हो सकती हैं, ऐसी बात नहीं कि नथिंग इज परफेक्ट, नथिंग मैन मेड इज परफेक्ट एक्चुअली। तो इसमें खामियां भी हो सकती हैं, लेकिन एक प्रोसेस है, एक इवोल्यूशन है, और इसमें अपना टाइम लग जाएगा। लेकिन NEP 2020 बहुत ही हिमालयन इंटरवेंशन है स्कूल एजुकेशन के हवाले से। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमें फील जो मैं कर रहा हूँ वो ये कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर का एजुकेशन सिस्टम है उसमें ये इतना फॉर्मल, इतना स्विफ्ट, इतना स्प्रेड नहीं है इस का प्री स्कूल के हवाले से। लेकिन चूंकि मैंने पहले भी कह दिया कि प्री स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से स्लाइटली एक्सपेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है। तो शायद जब 30,000 स्कूलों में कोई बड़ी तब्दीली लानी हो, उसमें बहुत सारा पैसा भी जरूरत पड़ेगा। लेकिन हमें कोशिश भी करनी चाहिए और सरकार और पॉलिसी मेकर्स को पुश भी करना चाहिए दैट वी शुड हैव the preschool structures annexed to our formal schools across Jammu and Kashmir, so that we are able कि जो NEP 2020 है इसमें हम उसका वो फायदा उठा पाएंगे जिस फायदे के लिए ये पॉलिसी इंटरवेंशन हुआ है। तो खैर ये रही NEP के हवाले से बात। डॉक्टर अल्ताफ साहब, हम आपके बहुत ही मशहूर हैं, आपने हमें वक्त दे दिया, आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया मामले क्या हैं आउटकम्स के हवाले से, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई ना कोई मौका मिल ही जाएगा, फिर हम बात करेंगे। हम आपके बहुत ही मशहूर हैं और नाज़रीन हम आपके भी बहुत मशहूर हैं।